अचानक भीड़ आ गई सर। हम जा रही थी आराम से हम जा रही थी सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का सब हो गए सर। 28 एवं 29 जनवरी की दरमियानी रात कुंभ मेले की भगदड़, जिसमें यदि आधिकारिक आंकड़ों की माने तो मौत की संख्या 30 है, वह सिर्फ एक सडन स्टैम्पीड की डेथ नहीं थी, वह था 30 लोगों का मर्डर। एक ऐसा मर्डर जो किया हमारे सिस्टम ने, एक ऐसा मर्डर जो हुआ हमारे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, और एक ऐसा मर्डर जिसको होने से शायद रोका जा सकता था। तो आइए ब्रीफ बॉक्स के आज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात भगदड़ मची और क्या सिस्टम में कहीं खामियां थीं और आगे इसको कैसे सुधारा जा सकता है। यदि आप गहराई में उतरकर समझना चाहेंगे तो पाएंगे कि ये कुंभ वास्तव में दो कुंभ हैं। एक कुंभ जहां 1.5 लाख टेंट लगे हैं, लग्जरी टेंट जिनकी एक रात की कीमत 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है, अच्छा खाना, पानी पीने की व्यवस्था, सुंदर और साफ सुथरे घाट हैं। और दूसरी तरफ वो कुंभ जहां पर 10 करोड़ भारतीय एक दिन में स्नान के लिए पहुंचे हैं, जहां पर सड़क पर सोने के इंतजाम किए गए हैं और खाना तो दूर, पानी तक के इंतजाम के लिए लोगों को न जाने कितने किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इन दो इंस्टाग्राम की रील को ही देखिए। दोनों रील 28 जनवरी को अपलोड की गई, पर ये दोनों रील कुछ अलग कुंभ की वास्तविकता बताती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि शायद आज भी दो कुंभ, दो इंडिया यहाँ पर देखे जा सकते हैं। भैया जो लोग भी बोल रहे हैं कि प्रयागराज में भीड़ नहीं है, तो ये आज का वीडियो इसको ध्यान से देख लो, और अगर आप भी 29 को आने का प्लान कर रहे हो तो मत आइए, और अगर आना सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है। रील में खाली घाट पर घूमती हुई दिख रही यह महिला तान्या मित्तल है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। तथा यह भी यहाँ पर बताना जरूरी है कि उसी रात जूसी मुही भगदड़ में इन्होंने कई लोगों की अपने बॉडीगार्ड के साथ मदद करी। हम यहाँ पर इनके अमीर या धनवान होकर अपने संसाधनों के प्रयोग होने पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि प्रशासन द्वारा अलग अलग इंतजाम अलग अलग तरह के लोगों के लिए, वह भी इतनी विषमताओं के साथ क्यों किए गए। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट की गणित क्या होती है और वे क्या कारण थे जिन्होंने उस दिन इस भगदड़ को अंजाम दिया और अल्टीमेटली 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि यहाँ पर यह मानना जरूरी है कि कुंभ मेला पूरे संसार में लगने वाला मानव जाति का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव होता है, परंतु इसके अतिरिक्त कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर इससे कम जगह में ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। ओलंपिक के आयोजन को माने तो वे क्राउड मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने पैदा करता है। इसके अलावा मक्का मदीना पर लगने वाली लोगों की भीड़ जो कि महीनों तक चली आती है, उस भीड़ को मैनेज करना भी अपने आप में एक क्राउड मैनेजमेंट का अच्छा उदाहरण है। और इस बार का मैनेजमेंट के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे इंतजाम करे थे। पूरा प्रशासनिक अमला पिछले 3 सालों से 29 जनवरी के इस महाकुंभ स्नान के मुख्य दिन को साकार कराने के लिए लगा हुआ था, और ना जाने कितने दिनों से प्रशासनिक अमले के लोगों ने रात को चैन की नींद भी नहीं ली थी। स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों को लेकर पूरे देश को अवगत कराया था तथा यह बताया था कि कितने ज़्यादा लोग इस पूरे उत्सव में शामिल होने की संभावना है। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को यह अंदाजा था कि इस पूरे कुंभ महोत्सव के दौरान लगभग 40 से 50 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे, और स्नान के मुख्य दिन जो कि मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी का दिन था, उस दिन 10 से 12 करोड़ लोग कुंभ की ओर आ सकते हैं। और इस हेतु तैयार की गई कुंभ नगरी का कुल क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर था। ये वह आंकड़े हैं जो ये माना जा सकता है कि सरकार को कुंभ के प्रारंभ होने से पहले से पता थे। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस USA
FEMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया की रिपोर्ट्स का अध्ययन करें तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि लो, मीडियम और हाई रिस्क एनवायरनमेंट में कितने लोगों पर कितने पुलिस वालों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड पुलिस टू रेशियो के हिसाब से एक लो रिस्क इवेंट के लिए हर 250 आदमी पर एक पुलिस वाले का होना जरूरी है। एक मॉडरेट रिस्क इवेंट के लिए प्रत्येक 180 से 150 जनों के ऊपर एक पुलिस वाला क्राउड कंट्रोल के लिए चाहिए होता है। और इसी प्रकार से किसी हाई रिस्क इवेंट के लिए प्रत्येक 50 से 70 बंदों के ऊपर एक पुलिस वाले का होना जरूरी है। और क्योंकि कुंभ इतने सारे लोगों का एक साथ जमावड़ा है तो वह हाई रिस्क इवेंट की कैटेगरी में आता है। अब यदि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के आंकड़ों को माने तो यदि कुंभ एक लो रिस्क इवेंट है तो इसको मैनेज करने के लिए लगभग 80,000 पुलिस वालों की जरूरत होगी। अगर ये एक मॉडरेट रिस्क इवेंट है तो इसको मैनेज करने के लिए तकरीबन 1,35,000 पुलिस वालों की जरूरत थी। और यदि हम इसे एक हाई रिस्क इवेंट माने, जो कि ये वास्तव में एक हाई रिस्क इवेंट है, तो इसके लिए लगभग 2,70,000 पुलिस वालों की जरूरत है। और यदि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी की माने तो इस महाकुंभ महोत्सव के लिए सिक्योरिटी एवं क्राउड कंट्रोल पर्पस के लिए 50,000 पुलिस वालों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें ATF, STF और PSC की कंपनियां यहां पर डिप्लॉय की गई थीं। यदि इन सभी रिपोर्टों के आधार पर की गई कैलकुलेशन को सही माने तो हम ये कह सकते हैं कि इस महाकुंभ के लिए जिस पुलिस पर्सनल का प्रयोजन करा गया था वह लगभग रिक्वायरमेंट के 5 गुना कम थे। जहां यहां पर 50,000 पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जबकि आंकड़ों के हिसाब से मिनिमम यहां पर 2,70,000 सिक्योरिटी पर्सनल की आवश्यकता है। आइए अब ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से क्राउड कंट्रोल को एक छोटी सी जगह में मैनेज किया जाता है। NDMA की गाइडलाइन के अनुसार यदि बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं तो इनपुट एरिया से आउटपुट एरिया तक बीच में कई सारे होल्ड एरिया बनाए जाने चाहिए। एक तरफा क्राउड को लेकर जाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके साथ ही आउटपुट कंट्रोल से पहले भी कई सारे कंट्रोल पॉइंट या फिर CPs बनाए जाते हैं। और इन सारे CPs का नियंत्रण एक मोबाइल कंट्रोल पोस्ट रखती है और ये मोबाइल कंट्रोल पोस्ट सीधे कमांड पोस्ट के सर्वेलेंस में होती है। यदि किसी भी जगह पर भगदड़ जैसी अंदेशे का अनुभव होता है तो उस जगह के क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा उस MCP को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वहां पर आने वाले लोगों की संख्या कम करी जा सके, ताकि कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे। इसलिए ये सवाल लाजमी है कि उस दिन रात को 2 बजे कितनी सारी कमांड पोस्ट वहां पर एक्टिवेटेड थी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से उसका क्या संपर्क का नियम था, कितने सर्वेलेंस कैमरास का प्रयोग करा जा रहा था और ड्रोन के द्वारा भीड़ बढ़ने की निगरानी किस प्रकार से रखी जा रही थी। क्योंकि यदि मीडिया रिपोर्टों की माने तो लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल संगम नोज की तरफ ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी झूसी नामक जगह पर भी भगदड़ हुई। और ताजुब की बात तो यह है कि प्रशासन ने इस भगदड़ के बारे में अभी तक किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं बताया है। ये सरकार के काम करने के तरीके तथा मेला प्रशासन के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। या आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। प्राइमा फेसी यदि हम क्राउड मैनेजमेंट की थ्योरीज को और NDMA की डिजास्टर गाइडलाइंस को यहाँ पर लगाएं तो हमें पता चलता है कि उस दिन रात को हम क्यों फेल हुए। उसका सबसे बड़ा कारण था लेस स्टाफिंग। यह देखना जरूरी होगा कि रोस्टर में उस समय कितने पुलिस वालों की क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, कमांड पोस्ट के साथ कम्युनिकेशन का क्या साधन उपलब्ध था, और इसी के साथ जब एक बार भगदड़ मच गई तो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम जिसमें एम्बुलेंस, मेडिकल सेवाएं एवं यात्रियों को रोकने की सेवाएं आती हैं, उनको किस प्रकार से हरकत में लाया गया। साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशासन किसी अनहोनी होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस घटना के अगले ही दिन योगी जी के आदेश के बाद पूरे मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही रोक दी गई। इससे पहले 28 तारीख तक समस्त VIP, VVIP व्हीकल्स को अलग अलग लेन बनाकर आने जाने दिया जा रहा था। बार बार पुलों को बंद किया जा रहा था और लोगों को रास्ते बदलने के निर्देश दिए जा रहे थे। उन लोगों को जो कि एक ग्रामीण तबके से हैं तथा उनको चीज़ें समझ पाने में कई सारी दिक्कतें आ रही थी। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन ने इन सभी चीज़ों की कितनी सिमुलेशन प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि यदि झूसी की घटना को देखें तो उसमें भगदड़ का मुख्य कारण था दोनों जगह से एक साथ लोग आने लगे और चौक पॉइंट बन गया।
यह जानना जरूरी होगा कि कितनी बार सिमुलेटेड ड्रिल प्रैक्टिस करी गई थी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की। एक और सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है वह यह है कि प्रशासन ने क्यों नहीं वीआईपी और वीवीआईपी के एंट्रीज मिला क्षेत्र में 27, 28 और 29 तारीख के लिए बंद कर दी। यदि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 27 और 28 तारीख को कुल 30 पॉन्टून ब्रिजेस में से मात्र 7 से 8 पॉन्टून ब्रिज ही जनता के लिए खोले जा रहे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि बाकी पॉन्टून ब्रिजेस का प्रयोग करके वीवीआईपी और वीआईपी के स्नान को सुगम बनाया जा सके। और इसका परिणाम ये हो रहा था कि जिन लोगों को 27 और 28 तारीख को अपना स्नान कर अपने गंतव्य की तरफ लौट जाना था वे भी मेला क्षेत्र में फंसे रह गए। और साथ ही एक और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सरकार को पता था कि 29 तारीख को 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और कई लोग शायद 1 या 2 दिन पहले कुंभ क्षेत्र में आ जाएंगे, वो लोग जो महंगे टेंट नहीं खरीद सकते, जो 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए एक दिन में मिल रहे थे, उनके रहने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए थे और उनके खाने एवं पानी को लेकर क्या व्यवस्था की थी। मजबूर होकर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि लोगों को सड़कों पर सोना पड़ा और सोते सोते अपनी जान को गंवाना पड़ा। ब्रीफ बॉक्स इस बात को बेशक मानता है कि कुंभ जैसे उत्सव के आयोजन करने के लिए न जाने कितने ही लोगों की कितने सालों की मेहनत लगी होगी, परंतु यहाँ पर उन मासूमों की जान का सवाल है जिनकी छोटी छोटी चप्पलें हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी। सरकार को कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले समय में भारत की स्थिति और मजबूत हो और हम इस तरह के मेलों का ढंग से आयोजन कर पाएँ। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और यह भी बताइएगा कि आप हमसे आगे क्या सुनना चाहेंगे। ब्रीफ बॉक्स आपका नॉलेज पार्टनर हमेशा आपके लिए इस तरह की एपिसोड्स लाता रहेगा। ब्रीफ बॉक्स, स्टे अहेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।